हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम्स में, जहां हम तैयारी करवाते हैं छत्तीसगढ़ की सभी भर्ती परीक्षाओं की, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ अमीन पटवारी 2025 के मेगा टेस्ट नंबर 1 के बारे में, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस का सेट होने वाला है। अगर आप अमीन पटवारी के अलावा भी सीजी व्यापम के किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना फ्रेंड्स, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, देखिए आपने अमीन पटवारी का सिलेबस देख ही लिया होगा, जिसमें पार्ट 1 यानी कि खंड अ में आपको मिलने वाले हैं कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन, हिंदी के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन। उसी प्रकार खंड 2 में रहने वाले हैं मैथ्स के 20 प्रश्न, रीजनिंग के 20 प्रश्न और जीके के यानी कि जनरल नॉलेज के 30 प्रश्न। तो मैंने इस वीडियो में सेम पैटर्न को फॉलो किया है। पहले आपको इस वीडियो में कंप्यूटर के 10 प्रश्न मिलेंगे, उसके बाद हिंदी के 10 प्रश्न मिलेंगे, उसके बाद इंग्लिश में, इसके बाद हम लोग पार्ट 2 में जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यह एक प्रकार से पेपर से पहले का पेपर होने वाला है, जिसमें आपको नवीनतम पैटर्न के अनुसार सारे के सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है ताकि आप अपनी तैयारी का आकलन कर सके कि किस टॉपिक में आपकी पकड़ मजबूत है और कौन सा टॉपिक है जिसकी तैयारी आपसे छूट गई है, जिसको आपको आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो चलिए आप बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, साथ में आंसर करते हुए चलेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे ही मैं स्क्रीन में क्वेश्चन दिखाती हूँ, आप क्या करेंगे, तुरंत के तुरंत मुझे इस प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपको एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट करने में आसानी होगा, ठीक है। तो चलिए पहले प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर के हम लोग 10 प्रश्न। देखो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, कूट देखे तथा गलत को बताइए। कूट आपको दिया गया है ये नीचे वाला, ये है आपका प्रश्न। देखो यहाँ पे कूट नंबर 1 दिया गया है, सीपीयू का अर्थ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, यह बोल रहा है। तो क्या यह सही है? क्या सीपीयू का अर्थ क्या होता है? सेंट्रल, पी का अर्थ होता है प्रोसेसिंग और यू का अर्थ क्या होता है? यूनिट होता है, यानी कि पहला हमारा सही है, ठीक है। कूट नंबर 2 को देखो, मदरबोर्ड में केवल रोम होती है, यह बोल रहा है। देखो यहाँ पे केवल शब्द का प्रयोग हुआ है, तो मदरबोर्ड में केवल रोम होती है क्या? बिल्कुल नहीं, मदरबोर्ड में केवल रोम नहीं होती, बल्कि इसमें है मदरबोर्ड में रैम भी इंक्लूड रहता है, बायोस भी इंक्लूड रहता है, चिप्स भी इंक्लूड रहते हैं, और क्या क्या रहता है, और रहते हैं आपके विभिन्न पार्ट्स, ठीक है। विभिन्न पार्ट्स भी इसमें मदरबोर्ड में इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो केवल शब्द का प्रयोग करके इसने गलती कर दी, इसीलिए हमारा कूट नंबर 2 जो है वह गलत हो गया, ठीक है। अगर यह बोलता कि मदरबोर्ड में रोम होती है करके, तो हम इसको करेक्ट मार्क करते, ठीक है। तो छोटे से छोटे शब्द जो है वह बहुत मैटर करता है। तो आप लोग एग्जाम में क्वेश्चंस जो दिया गया है इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। कोट नंबर 3 को देखो, मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस है बोल रहा है। मॉनिटर क्या है? इनपुट डिवाइस है बोल रहा है। तो क्या यह करेक्ट है? क्या ये हमारा सही था, ये हमारा गलत था? तो देखो सबसे पहले यह जानो कि इनपुट डिवाइस होता क्या है। इनपुट डिवाइस वहाँ होता है फ्रेंड्स, जिससे हम डेटा को क्या करते हैं, डेटा को फीड करते हैं, एंटर करते हैं कह सकते हैं, जिससे हम डेटा को निवेश करते हैं, वह हमारा इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। और जिससे हम डेटा को आउटपुट प्राप्त करते हैं, जिससे हम डेटा का आउटपुट प्राप्त करते हैं, वह क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। तो देखो यहाँ पे मॉनिटर दिया है, अब मॉनिटर से आप क्या समझ सकते हैं, जैसा कि आपके पास होगा टीवी, है ना, टीवी की स्क्रीन जो होती है वह एक प्रकार का मॉनिटर है। आपके पास कंप्यूटर होंगे, लैपटॉप होंगे, वह क्या है? मॉनिटर है। तो इसमें आप डेटा को एंटर करते हैं कि डेटा को, यानी कि वीडियो हो गया, इमेज हो गया, इसको देखते हैं ना। तो ये देखते हैं मतलब वह हमको क्या कर रहा है? आउटपुट दे रहा है। देखते हैं मतलब हमको चित्र दिख रहा है, वीडियो देख मतलब हमको आउटपुट मिल रहा है। तो यह हमारा क्या है? इनपुट नहीं, ये हमारा आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। यानी कि कूट नंबर 3 भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। और हमको क्वेश्चंस क्या बोला था? हमको प्रश्न में बोला गया था कि कूट देखिए और गलत को बताइए करके। तो गलत कौन कौन सा हो गया? पहला हमारा सही था, दूसरा गलत और तीसरा भी गलत। यानी कि ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है? ऐसा ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि दूसरा और तीसरा दोनों गलत है। समझ में आया? उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया गया है,
कथन 1 में देखो, आईएसपी का अर्थ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है बोल रहा है। तो क्या यह करेक्ट है क्या? बिल्कुल। आई से होता है इंटरनेट, एस से होता है सर्विस और पी का अर्थ क्या होता है? प्रोवाइडर। फुल फॉर्म भी पूछता है ना, फुल फॉर्म वाले कंप्यूटर के बहुत पूछते हैं, तो आप लोग एक बार रट्टा मार लेना, है ना। और देखो कोट नंबर 2 में दिया है, आईपी एड्रेस जो होता है वह 4 भागों का समूह होता है बोल रहा है। तो सबसे पहले यह समझो कि आईपी एड्रेस एक्चुअली में होता क्या है। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस जो होता है यूनिक नंबर होते हैं, यूनिक न्यूमरल लेबल्स होते हैं कहना चाहिए, जो क्या करते हैं? कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, आईपी एड्रेस एक प्रकार का यूनिक नंबर होता है जो कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करता है। क्लियर है? और देखो इसको लिखने का प्रकार क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पे एक तो एग्जांपल लिख रही हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 192 हो गया, मान लो यहाँ पे डॉट रहेगा 168 डॉट करके 11 डॉट करके 12, है ना, इस प्रकार से लिखा रहता है। तो यहाँ पर आप लोग क्लोजली ऑब्जर्व करना, यहाँ पे मैंने डॉट लिखा है। तो डॉट से हम लोग क्या करते हैं? संख्या को अलग करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक संख्या हो गई, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और ये चौथी संख्या, यानी कि डॉट से अलग करते हैं। और इसमें कितनी प्रकार की संख्या होती है? 4 प्रकार की संख्या होती है। ठीक है, यानी कि हमारा कोड नंबर सेकंड तो सही हो गया। ठीक है, आईपी एड्रेस क्या होता है फ्रेंड्स? कंप्यूटर और नेटवर्क को जोड़ने का एक यूनिक नंबर होता है। ठीक है, तो ये सही था, ये भी सही था। और कोड नंबर 3 देखो, राउटर क्या है? राउटर एक इनपुट डिवाइस है बोल रहा है। तो राउटर क्या इनपुट डिवाइस है क्या? राउटर एक इनपुट डिवाइस नहीं होता, बल्कि यह एक उपकरण होता है जो क्या करता है? यह एक प्रकार का उपकरण है जो डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जोड़ता है। एक नेटवर्क यानी कि डेटा 1 को डेटा 2 से जोड़ता है, उसी को राउटर कहते हैं। ठीक है, लेकिन यह इनपुट डिवाइस नहीं होता है। ठीक है, तो हमको क्या बताना था? कौन सा सही है बोल रहा है। तो कौन सा सही है? पहला और दूसरा सही है हमारा, तीसरा गलत है। ऑप्शंस यहाँ पे देखो, सभी सही तो नहीं होगा, दूसरा और तीसरा गलत यह भी नहीं होगा, केवल एक गलत भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को देखो, यहाँ पे केवल तीसरा गलत, ये वाला हमारा गलत था, ये सही और ये सही था। ठीक है, तो ऑप्शंस को भी एक बार केयरफुली वॉच करना। आजकल व्यापम वैसे भी ना ऑप्शंस में ही खेल रहा है। ठीक है, ऑप्शंस में KLM ऐसा करके ना बहुत कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शंस को एक बार केयरफुली आपको वॉच करना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यदि आप एक कंप्यूटर की फाइलें USB ड्राइव में कॉपी कर रहे हैं तो आप कौन सा ऑपरेशन हो रहा है आपको बताना है। ठीक है, जैसे आप करते हैं ना, कंप्यूटर ऑन करते हैं, लैपटॉप ऑन करते हैं, आप क्या करते हैं? USB पोर्ट को कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे मोबाइल को फंसा देते हैं। जैसे आपको कुछ इमेज लेना हो, कंप्यूटर में मान लो कुछ इमेज स्टोर है, इसको आपको मोबाइल में ट्रांसफ़र करना हो, तो आप क्या करते हैं? केबल को यहाँ पे जोड़ते हैं और दोनों को कंप्यूटर, एक सिरा उसका कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, दूसरा सिरा मोबाइल से कनेक्ट रहता है ना, उसी चीज़ को बोल रहा है। यही जो प्रोसेस है वह क्या कहलाता है, यह पूछ रहा है। तो आउटपुट तो नहीं कहलाता, प्रोसेसिंग भी नहीं कहलाता, इनपुट भी नहीं कहलाता, यह कहलाता है स्टोरेज। ठीक है, आप इस इमेज को, कंप्यूटर के इमेज को मोबाइल में दे रहे हैं, एक प्रकार का स्टोर करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक यूज़र ने वेब ब्राउज़र में HTTPS से शुरू होने वाली साइट खोली, तो इसका अर्थ क्या है आपको बताना है। ठीक है, ब्राउज़र ऑफलाइन है बोल रहा है, साइट लोकल नेटवर्क की है, डेटा एनक्रिप्ट है या डेटा फिशिंग है। तो देखो जैसा आपको कुछ गूगल में सर्च करना होता है, तो आप क्या करते हैं? गूगल में यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि आपको मान लो CG व्यापम सर्च करना हो गया। ठीक है, CG व्यापम आपको सर्च करना है, तो आप क्या करते हैं? गूगल में यहाँ पे लिखते हैं CG व्यापम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो भी आपको लिखना रहता है। CG व्यापम एडमिट कार्ड लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सामने में देखना HTTP का ऑटोमेटिक एक सिंबल आता है, एक टेक्स्ट आता है। देखा है आपने? नहीं देखा होगा तो टाइप करके तुरंत एक बार देखो, है ना। तो यहाँ पे HTTP का आता है, तो यह साइट ही जब आप खोलते हैं तो एक्चुअली में यह है क्या, यह आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होता है डेटा एनक्रिप्टिंग। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, डेटा एनक्रिप्टिंग। ठीक है, डेटा एनक्रिप्टिंग एक प्रकार से होता है डेटा को एक कोड में बदलना, जिससे वह हमको स्पेसिफिक आउटपुट प्रोवाइड कर सके। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, यदि आप रिसाइकल बिन से
फाइल को क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, रिसाइकल बिन से फाइल को डिलीट कर देते हैं, तो वह कहाँ जाएगी आपको बताना है, ठीक है। कैश मेमोरी में जाएगी, क्लिपबोर्ड में जाएगी, परमानेंट डिलीट होगी या रैम में होंगी। देखो कंप्यूटर जब सिलेबस में होते हैं ना, तो सबसे अच्छा पार्ट इसे क्या लगता है मालूम है, क्योंकि कंप्यूटर जो है ना हमारे डेली लाइफ से जुड़े होते हैं, ठीक है। इसके प्रश्न सॉल्व करना बहुत ही इजी पड़ते हैं। अब देखो आप सभी एक छोटा सा एग्जाम्पल लो, आप सभी के पास मोबाइल तो होगा ही होगा, आज के ज़माने में सबके पास मोबाइल है। तो जब आपको किसी इमेज को यहाँ से डिलीट करना रहता है, ठीक है, तो जब डिलीट करते हैं तो टेम्प्ररी वहाँ कहाँ जाके स्टोर होती है, यहाँ पे एक रिसाइकल बिन होता है, देखा होगा आपने, रिसाइकल बिन में जा करके स्टोर होती है ना, 30 दिनों के लिए वह रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाती है। लेकिन जब आप रिसाइकल बिन से भी फाइल को डिलीट करते हैं तो वह कहाँ जाके स्टोर होती है, वह जो है वह परमानेंट डिलीट हो जाती है, ठीक है, परमानेंट डिलीट हो जाती है। इसके बाद आप इस फाइल को, इस इमेज को डाउनलोड नहीं कर सकते। इतना आपने मोबाइल में किया ही होगा, किया है कि नहीं, नहीं किया हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देखना, मैं भी देखूं ऐसे कौन कौन से बंदे हैं जिन्होंने ये वाले फंक्शन को नहीं देखा है। अब उसी चीज़ को यहाँ पे कंप्यूटर में पूछ रहा है, रिसाइकल बिन से जब हम लोग फाइल को डिलीट करेंगे तो वह कहाँ जाके स्टोर होगी, कहीं जाके स्टोर नहीं होगी, वह परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। समझ में आया? मोबाइल वाला जो एग्जाम्पल मैंने बताया ना, आपको कंप्यूटर से ना मोबाइल को कनेक्ट करके देखना है, मतलब रिलेट करके देखना है कहना चाहिए, जिससे प्रश्न आसानी से बनते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, फिशिंग का संबंध किससे है आपको बताना है। तो फिशिंग मतलब क्या होता है, वायरस रिमूवल होता है, नेटवर्क मेंटेनेंस होता है, फेक ईमेल से सूचना चुराना होता है या डेटा बैकअप होता है। तो फिशिंग मतलब क्या होता है, फेक ईमेल अकाउंट से सूचना को चुराना, ठीक है, आप किसी का सूचना को चुरा रहे हैं फेक ईमेल अकाउंट बना करके, तो वह फिशिंग की श्रेणी में आता है, फिशिंग कहलाता है, ठीक है। देखो कथन और कारण वाले फिर से प्रश्न आ गए हैं। कूट आपको दिया है, कूट नंबर 1 है, एक्सेल में सेल का एड्रेस कॉलम और रो से मिलकर बनता है बोल रहा है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले एक्सेल फाइल तो देखी होगी, देखी है कि नहीं देखी है, एक्सेल फाइल आपने देखा होगा, ऐसा ऐसा ये बना रहता है, ये आपका ऐसे इस प्रकार का फाइल बना रहता है। यहाँ पे कॉलम 1, कॉलम 2, C1 C2 करके लिखा रहता है, C3 ऐसा करके लिखा रहता है, यहाँ पे रो 1, रो 2, रो 3 ऐसा करके बना रहता है। देखा है कि नहीं देखा है, उसी को यहाँ बोल रहा है एक्सेल में सेल का एड्रेस कॉलम और रो से मिलकर बना होता है। तो यह तो एकदम करेक्ट है, ठीक है। हमको किसी डेटा को फीड करना होगा, जैसे यहाँ पे मान लो हमको सेल 1 में यहाँ पे फीड करना है, तो क्या हो जाएगा, कॉलम 1 का एड्रेस लिखेंगे, कॉलम रो 1 का एड्रेस लिखेंगे, तो यहाँ पे डेटा फीड हो जाएगी। क्लियर है? तो पहला हमारा सही हो गया, ठीक है। कूट नंबर 2 को देखो, वर्ड में क्लिपबोर्ड का यूज़ टेक्स्ट फॉर्मेट सेव करने के लिए होता है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। हमको ऑप्शंस क्या क्या दिया गया, यह देखो केवल 2 सही हैं, केवल 1 सही 2 गलत है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे देखो केवल 1 सही दूसरा गलत है, यह हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऑप्शंस में थोड़ा सा हेर फेर बदल हो गए हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो डी ऊपर चला गया है, सी नीचे आ गया है, बी नीचे है, तो उम्मीद करती हूँ आपको इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, जिसको आप लोग एडजस्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, सीपीयू का वह भाग जो गणनाएं व लॉजिकल निर्णय करता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखो ये प्रश्न को तो मैंने आपको कंप्यूटर वाले वीडियो में बार बार रिपीट भी करवाया है ना। सबसे पहले देखो रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म वाला टॉपिक फ्रेंड जरूर से एक बार वॉच करना। मैं इसका एक वीडियो बनाऊंगी छोटा सा, 10 मिनट में मैं आपको सारे के सारे फुल फॉर्म को डील करवाऊंगी, ठीक है। तो जरूर से आप लोग वीडियो को वॉच करना। यहाँ पे देखो रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। फुल फॉर्म बताने का भी मेरा एक मकसद है ना, तो वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करना। एमयू का अर्थ क्या होता है, मेमोरी यूनिट। एमयू का अर्थ क्या होता है, मेमोरी यूनिट होता है। एएलयू का अर्थ क्या होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है। सीयू का अर्थ क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो ये होता है आपका। अब देखो गणनाएं करना और लॉजिक करना यह किसके बस की बात है, ये मेमोरी है, तो मेमोरी की बस की तो बात नहीं है। गणनाएं करना मेमोरी के बस की बात है क्या, नहीं। मेमोरी का बस का बात क्या होता है, डेटा को स्टोर करना, रिमेंबर रखना, मेमोरी रखना, है ना। और देखो मेमोरी यूनिट यह भी इसका काम नहीं हो सकता। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, कंट्रोल करना। कंप्यूटर को कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल
यूनिट करता है, ठीक है। तो यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर देखो, अरिथमेटिक ऑपरेशन करना और लॉजिक ऑपरेशन करना, ये किसका काम होता है? ALU का काम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? तो सभी के सभी फुल फॉर्म को आपको याद रखना है, इससे आपको आज प्रश्न जो है आंसर देने में आसानी होता है, ठीक है। देखो अगला प्रश्न आ गया है, सही जोड़ी मिलाइए। यहाँ पे स्तंभ ए में आपको शॉर्टकट कीज दिया है, स्तंभ बी में उसके कार्य दिए गए हैं, है ना। तो देखो पहले में क्या दिया गया है, पहले में दिया है Ctrl+C, शॉर्टकट की दिया है Ctrl+C। तो C का अर्थ यहाँ पे क्या होता है? Ctrl+C का अर्थ होता है कॉपी करना, ठीक है। पहले का अर्थ क्या हो गया, यहाँ पे लिख देती हूँ, पहले का अर्थ है B, ठीक है। सेकंड में देखो Ctrl+X, तो Ctrl+X हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब हमको किसी टेक्स्ट को, इमेज को कट करना हो, तब हम लोग X का यूज़ करते हैं, यानी कि D हो जाएगा। तीसरे में देखो Ctrl+V दिया है, V का यूज़ हम लोग कब करते हैं? जब हमको किसी चीज़ को पेस्ट करना होता है, ठीक है। कॉपी कर रहे हैं, उसको दूसरी जगह में पेस्ट करना है, तब हम लोग Ctrl+V का यूज़ करते हैं, यानी कि तीसरे का हो गया C, ठीक है। चौथे का देखो Ctrl+S, S का अर्थ होता है सेव करना, तो चौथे का हो गया पहला, यानी कि चौथे का A। अब देखो यहाँ पे हमको ऐसा प्रकार का ऑप्शन मिल गया, और इस प्रकार का ऑप्शन कहाँ पे है? पहले का B, दूसरे का D, तीसरे का C, चौथे का A। हाँ, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर A ही हमारा करेक्ट आंसर मिल गया, बाकी ऑप्शन को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर है? तो शॉर्टकट कीज वाले पूछता है, एक बार आप लोग इस प्रकार के प्रश्न को देख लेना, ठीक है। यहाँ पे फिर से आपको सही जोड़ी मिलाओ वाले प्रश्न दिया है MS वर्ड के संदर्भ में, ठीक है। आपने इस प्रकार के प्रश्न देखे होंगे, आजकल व्यापक क्या कर रहा है, इसी प्रकार के प्रश्न को रिपीट कर रहा है ना। तो देखो कथन पहला दिया गया है Ctrl+B, Ctrl+B दबाएंगे तो क्या होता है? Ctrl+D हम कब दबाते हैं? ये हमको जब टेक्स्ट को बोल्ड करना होता है तब क्या दबाते हैं? Ctrl+B को प्रेस करते हैं, यानी कि पहले का क्या हो गया? पहले का हो गया ऑप्शन नंबर C, ठीक है। सेकंड में देखो Ctrl+I दिया है, I का मतलब क्या होता है? इटैलिक, I का मतलब होता है इटैलिक। जब टेक्स्ट को हम लोग देखो यहाँ पे जैसे कि सिंपल हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पे ऐसा इटली, ये हमने ऐसा लिखा, और किसी किसी में आपने देखा होगा ये ऐसा थोड़ा तिरछा होके लिखा जाता है, देखा होगा ना आपने। तो यही होता है इटैलिक फॉन्ट, ठीक है। जब टेक्स्ट को इटैलिक फॉन्ट में लिखना होता है तब हम Ctrl+I का यूज़ करते हैं, यानी कि दूसरे का क्या हो गया? दूसरे का हो गया ऑप्शन नंबर A। Ctrl+U देखो, Ctrl+U हम लोग कब दबाते हैं? जब हमको टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करना होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, इसके नीचे यहाँ पे अंडरलाइन कर दूंगी, तब मुझे क्या दबाना पड़ेगा? मुझे दबाना पड़ेगा Ctrl+U को। तो तीसरे का क्या हो गया? तीसरे का A हो गया, सॉरी ये B था ना। और चौथे का देखो Ctrl+N, N किसे लिए दबाते हैं हम लोग? जब भी हमको न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना होता है तब हम Ctrl+N दबाते हैं, यानी कि चौथे का हो गया D, यानी कि CBAD। ऐसा वाला ऑप्शन कहाँ पे है? CBAD वैसा वाला ऑप्शन है हमारा, पहले का C, दूसरे का A, तीसरे का B और चौथे का D, यानी कि ऑप्शन नंबर A फिर से हमारा करेक्ट हो गया। समझ में आया किस प्रकार से सॉल्व करना है? तो आपको अभी कंप्यूटर हो, हिंदी हो, चाहे मैथ्स हो, सब में इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चंस आपको छोटे छोटे रहेंगे, लेकिन उसी को आपको सही जोड़ी मिलाओ में पूछेगा, ठीक है। तो आपके कंप्यूटर के आपके फिलहाल 10 प्रश्न जो है वह कंप्लीट हो गए। अब 10 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए यह मुझे तुरंत के तुरंत कमेंट करके आप एक बार बता दीजिए, ठीक है। देखो अब हम लोग हिंदी वाले प्रश्न में आ गए हैं ना। हिंदी का प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है, स्तंभ ए सही जोड़ी मिलाना है आपको। स्तंभ ए में शब्द दिया है, स्तंभ बी में विलोम शब्द दिया है उस शब्द का। तो देखो पहले में क्या है, उजाला का विलोम शब्द क्या होता है? उजाला का विलोम शब्द अमृत होता है, अंधकार होता है, मृत्यु होता है कि शत्रु होता है? तो उजाला का विलोम शब्द होता है क्या है? उजाला का विलोम शब्द होता है अंधकार, ठीक है। यानी कि पहले का क्या आ गया? पहले का आ गया बी, ठीक है। सेकंड में देखो स्वर्ग, स्वर्ग का विलोम शब्द क्या होता है? स्वर्ग का विलोम शब्द होता है नरक, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, इसको हम लोग एक बार देखते हैं। यहाँ पे देखो जीवन, जीवन का विलोम शब्द क्या होता है? जीवन का उल्टा होता है मृत्यु, यानी कि तीसरे का क्या आ गया? तीसरे का आ गया ऑप्शन नंबर C। मित्र, मित्र का विलोम शब्द क्या होता है? शत्रु होता है, यानी कि चौथे का क्या आ गया? चौथे का आ गया D, यानी कि दूसरे का क्या बचा? दूसरे का हमारा बचा ऑप्शन नंबर A। और ये अमृत नहीं नरक होना चाहिए। स्वर्ग का विलोम क्या होता है? नरक होता है, यानी कि दूसरे का हो गया ए, शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, ये
बाकी BACD ऐसा वाला ऑप्शन कहाँ पे है? फिर से हमारे यहाँ देखो, पहले का B, दूसरे का A, तीसरे का C, चौथे का D। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हुआ? देखो अगला प्रश्न चलते हैं फिर। यहाँ पे आपको सही जोड़ी फिर से मिलाना है। स्तंभ ए में आपको शब्द दिया है, स्तंभ बी में आपको उसका समानार्थी शब्द दिया है। ठीक है, छोटा करते हैं पहले। तो यहाँ पे देखो, पहले में दिया है अग्नि। अग्नि का समानार्थी शब्द क्या होता है? विधाता होता है, अनल होता है, सोम होता है कि जलधि होता है? तो अनल मतलब क्या होता है? अनल मतलब होता है, ध्यान रखना, अग्नि का समानार्थी शब्द क्या होता है? अनल। अग्नि मतलब होता है आग, और आग बराबर होता है अनल। ठीक है, और एक चीज आप और ध्यान रखेंगे, एक होता है अनिल। ये अनल दिया है हमको, ये वाला अनल दिया है। एक होता है अनिल। तो अनिल का अर्थ क्या होता है? अनिल का अर्थ होता है हवा, पवन, है ना। हवा को क्या बोलते हैं? अनिल बोलते हैं। और अनल को क्या बोलते हैं? आग बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस बहुत पूछता है, तो दोनों को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो पहले का हमारा क्या हो गया? पहले का हमारा बी ऑप्शन हो गया। चंद्रमा, चंद्रमा को क्या बोलते हैं? चंद्रमा का समानार्थी शब्द होता है सोम, यानी कि दूसरे का क्या हो गया? अब दूसरे का हो गया सी। ठीक है, भगवान, भगवान का समानार्थी शब्द क्या होता है? विधाता। भगवान के क्या होता है? विधाता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया। सागर, सागर का समानार्थी शब्द क्या होता है? जलधि, है ना। चौथे का हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि BCAD, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। BCAD ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है? BCAD। फिर से यहाँ पे शायद ऑप्शन नंबर ए ही आ रहा है। ये देखो, पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का ए, चौथे का डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आपको आंसर कैसे लगाना है यह भी ध्यान रखना फ्रेंड्स, एग्जाम में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है ना आंसर मार्क करते समय। देखो, ये आपको तीसरा प्रश्न आ गया है हिंदी का। क्वेश्चन दिया है, मुहावरे नाक में दम करना, इसका अर्थ क्या होता है? तो नाक में दम करना, इसका अर्थ क्या होता है? अपमान करना, परेशान करना, घमंड करना, या चुप रहना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ होता है परेशान करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं फिर। राम ने भोजन किया, आपको सेंटेंस दिया गया है, वाक्य दिया गया है, राम ने भोजन किया। तो यहाँ पे क्रिया जो है, सॉरी, किया जो है वह कौन सी क्रिया है, कैसी क्रिया है, यह आपको बताना है। ठीक है, सकर्मक है, संयुक्त है, सहायक है, या अकर्मक है? तो देखो, सबसे पहले तो यह जान लो सकर्मक क्रिया होती क्या है। सकर्मक क्रिया में जहाँ पे हमको, एक अपने भाषा में बता रही हूँ आपको सिंपल वे में, जहाँ पर हमको कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इसका आंसर अगर हमको मिलता है, तब वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। समझ में आया कैसे? जैसे कि देखो, जैसे अभी वार्ड बॉय के एग्जाम में आया था, बहू जल भरकर लाती है। एक एग्जाम्पल बता रही हूँ जो कि वार्ड बॉय में आया भी था, बहू जल भरकर लाती है। तो क्या लाती है, क्या का आंसर हमको यहाँ पे मिल रहा है? क्या यहाँ पे देखो, क्वेश्चन करके आप अपने से क्वेश्चन करके देखो। बहू, मैंने अगर बोला बहू जो है वह जल भरकर लाती है, तो आप अगर पूछेंगे कि बहू क्या भरकर लाती है, तो मैं आंसर क्या बोलूँगी? जल भरकर लाती है। तो क्या का आंसर मिल रहा है? क्या बिल्कुल मिल रहा है। और एक सेम एग्जांपल समझो, बहू लाती है, बहू लाती है, या बहू ल जाती है, ल जाती है, ये वाला भी एग्जाम में पूछ चुका है। तो आप अगर पूछेंगे कि बहू क्या लाती है, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ भी आंसर मिल रहा है क्या? भाई क्या लाती है? वह जल लाती है, पानी लाती है, क्या लाती है? कुछ आंसर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ होता है अकर्मक क्रिया। एक ट्रिक होता है फ्रेंड्स, यही है ना कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे का आंसर अगर हमको मिलता है तो वहाँ सकर्मक क्रिया होता है, और जब इसका आंसर नहीं मिलता है तब वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, जैसे कि बहू लजाती है, शर्माती है, तो बहू क्या लजाती है, इसका आंसर कुछ सेंस बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है ना। तो यहाँ भी एक प्रकार से अकर्मक क्रिया है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे देखो, प्रश्न हमारा दिया गया है, राम ने भोजन किया। तो राम ने क्या किया, यह अगर हम बोले राम ने क्या किया, तो भाई इसका आंसर तो हमको मिल रहा है कि राम ने क्या किया है? भोजन किया है। आंसर हमको मिल रहा है ना। तो यहाँ हो गई आपकी सकर्मक क्रिया। तो यह एक प्रकार से मैंने अपने से ही ट्रिक लगाया, अब मुझे इस प्रकार से समझ में आता है। आप लोग देख लेना किस प्रकार से आपको समझ में आएगा, तो है ना। बाकी आपको क्वेश्चन बनना चाहिए, यह मेन मकसद है।
देखो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, नख शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या है। अनेकार्थी क्या है बोल रहा है, पर्वत है, पशु का नाखून और पहाड़ की चोटी, जलाशय और दीपक। ठीक है, तो नख मतलब क्या क्या होता है, अनेकार्थी मतलब क्या होता है, जिसका अनेक अर्थ होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ना अनल और अनिल वाला, उसी प्रकार से यहाँ पे अनेकार्थी शब्द पूछा है। तो नख का अर्थ क्या होता है, पशु का नाखून को भी नख कहते हैं, और पहाड़ की चोटी को भी, ये चोटी होता है ना, इसको भी नख बोलते हैं, शिरा को, शीर्ष को। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। देखो यहाँ पे फिर से आपको सही जोड़ी मिलाओ वाले सॉरी, ये आपको विकल्प वाले प्रश्न आ गए हैं। देखो पहला आपको दिया है मुख। मुख का यहाँ पे समानार्थी शब्द क्या चीज़ है, मुख किसको बोलते हैं, मुंह को बोलते हैं। ठीक है, तो पहले का क्या हो गया, पहले का हो गया ए। जल किसको बोलते हैं, पानी को बोलते हैं, तो दूसरे का क्या हो गया, दूसरे का हो गया बी। अश्व किसको बोलते हैं, अश्व मतलब होता है घोड़ा। ठीक है, तो तीसरे का क्या हो गया, तीसरे का हो गया सी। नयन किसको बोलते हैं, नयन मतलब होता है आंख या नेत्र, तो चौथे का हो गया डी, यानी कि पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। क्लियर है। देखो अभी सारे के सारे में इसी प्रकार से ही प्रश्न आएंगे। हम देखो क्रिया विशेषण पहले क्या होता था, वन लाइनर पूछता था इसी प्रकार के प्रश्न को, है ना, एक लाइन में प्रश्न पूछते थे। लेकिन आजकल क्या कर रहा है, ऐसा कूट वाले बना देता है, फिर आपको आंसर देने में प्रॉब्लम होता है, टाइम मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम होता है ना। देखो यहाँ पे पहला आपको दिया गया है प्यारा। प्यारा क्या चीज़ है, प्यारा विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है या समुच्चय बोधक है। तो प्यारा क्या चीज़ है, प्यारा जो है वह विशेषण है। प्यारा क्या है, विशेषण होता है। पहले का क्या हो गया, विशेषण, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसको क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। ध्यान रखना आप लोग, जैसे कि राम सुंदर है, राम क्या है, प्यारा है, तो किसकी विशेषता बता रहा है, राम की विशेषता बता रहा है। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक है, दौड़ना, दौड़ना क्या है, क्रिया है, दौड़ना क्या है, क्रिया है। देखो एक छोटा सा ट्रिक और है, जब भी आपको क्रिया को पहचानना हो, क्रिया को, तो कैसे पहचानेंगे, किसी भी शब्द के अंत में ना लगा रहता है ना, यहाँ पे जैसे दौड़ना, खेलना, खाना, यह क्या होती है, ना लगा है ना आखिरी में, यह क्या होती है, क्रिया होती है। यह आप गांठ बांध करके रख लीजिए। ठीक है, धीरे, तीसरे दिया है आपका धीरे, तो धीरे क्या चीज़ है, क्रिया विशेषण। जैसे कि राम धीरे धीरे दौड़ता है, राम धीरे धीरे दौड़ता है, तो धीरे धीरे क्या बता रहा है, दौड़ना जो क्रिया है उसकी विशेषता बता रहा है, इसीलिए धीरे क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। क्लियर है। परंतु चौथा दिया है परंतु, परंतु क्या चीज़ है आपका, समुच्चय बोधक अवयव है, यानी कि तीसरे का क्या था हमारा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। फिर से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, देखो ये वाले प्रश्न आ गए। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी, पृथ्वी का समानार्थी शब्द क्या होता है, पृथ्वी का समानार्थी शब्द होता है धरा, वसुंधरा, धरणी और मातृ भी बोलते हैं। ठीक है, सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची शब्द, ये वाला वार्ड 1 में पूछा गया था, है ना, पहले का पहला ही आ गया। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, आदित्य। आदित्य मतलब क्या होता है, सूर्य, सूर्य को ही सूरज बोलते हैं, है ना। और सोम किसका होता है, सोम जो होता है चंद्रमा को बोलते हैं ना, ध्यान रखना। आदित्य मतलब होता है सूर्य और सोम मतलब होता है चंद्रमा। गंगा किसका पर्यायवाची शब्द है, गंगा मतलब होता है भागीरथी को गंगा बोलते हैं। ठीक है, कमल किसका होता है, पंकज का होता है, यानी कि फिर से पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना फ्रेंड्स। ठीक है, देखो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चन नंबर 9, अमीर, अमीर का यहाँ पे देखो गरीब दिया है, अंत दिया है, दुख है, असत्य, यानी कि यह एक प्रकार का विलोम शब्द दिया है। तो देखो गरीब का उल्टा क्या होता है, अमीर होता है। आरंभ का उल्टा क्या होता है, आरंभ का उल्टा अंत होता है ना। सुख का उल्टा क्या होता है, दुख होता है। और सत्य का उल्टा
असत्य होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक मुझसे हुआ है कि सभी में क्या हुआ है, थोड़ा सा इजी प्रश्न बन गया है। प्रश्न इजी नहीं है एक्चुअली में, ऑप्शंस जो है इजी बन गया है, मतलब ए का ए, दूसरे का दूसरा, इस प्रकार का बन गया है। आगे मैं वीडियो में ध्यान रखूंगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम जब करेंगे तो मैं ध्यान रखूंगी इस चीज़ का। देखो, पवन का समानार्थी शब्द कौन सा है आपको बताना है। तो पवन का समानार्थी शब्द कौन सा है, धूप है, जल है, धरती है या हवा है। तो पवन का मैंने अभी तो बताया क्या होता है, हवा होता है। धूप को क्या बोलते हैं, धूप को आप एक प्रकार से उजाला भी बोल सकते हैं। जल का पर्यायवाची कौन कौन सा होता है, नीर होता है, पानी होता है और पेय भी बोलते हैं ना इसी को। धरती, धरती का तो मैंने अभी बताया, पृथ्वी, धरनी, वसुंधरा, धरा। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपके हिंदी के भी 10 प्रश्न जो है वह यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। टोटल आपके 20 प्रश्नों का सेट कंप्लीट होता है। अभी तक आपके कितने प्रश्न सही हुए यह भी एक बार तुरंत से कमेंट करके बता दो। ठीक है, इसके बाद हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इंग्लिश के 10 प्रश्नों को। ठीक है, तो क्या आप तैयार है इंग्लिश के प्रश्न देखने के लिए, है ना। तो यहाँ पे चलो फिर इंग्लिश के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब चलिए अब इंग्लिश के 10 प्रश्नों को देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट आर्टिकल्स। ठीक है, करेक्ट आर्टिकल फिल इन द ब्लैंक्स वाली क्वेश्चन है। इसमें से करेक्ट आर्टिकल ए एंड डी में से कौन सा आएगा ये आपको बताना रहेगा। तो शी बॉट ब्लैंक अम्ब्रेला यस्टरडे, उसने कल क्या खरीदा, कल उसने एक छाता खरीदा है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा खाली स्थान में कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, नो आर्टिकल है, द है, एन है या ए आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे दिया गया है अम्ब्रेला। ठीक है, आपको आर्टिकल का एक बेसिक रूल पता होगा, जितने भी इंग्लिश में स्वर होते हैं, वॉवेल होते हैं, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू, इंग्लिश में कितने स्वर होते हैं, 5 स्वर होते हैं। इन सभी के पहले क्या लगता है, इन सभी के पहले एन आर्टिकल का प्रयोग होता है। जितने भी शब्द होते हैं जो ए, ई, आई, ओ, यू से शुरुआत करते हैं, उनके पहले हमेशा कौन से आर्टिकल का प्रयोग होता है, एन आर्टिकल का प्रयोग होता है। क्लियर है। कुछ कुछ एक्सेप्शन केस भी होते हैं जिसको मैं आपको बताऊंगी। तो देखो यहाँ पे अम्ब्रेला, यहाँ पे यू क्या है, यू एक प्रकार का स्वर है, तो इसके पहले क्या आना चाहिए, शी बॉट एन अम्ब्रेला, क्या आना चाहिए, एन आर्टिकल का यूज होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। और कुछ कुछ एक्सेप्शंस वाले जो होते हैं, अपवाद वाले, जो कि आपके वर्ड बॉय वाले एग्जाम में पूछा गया था। अपवाद में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि आ गया यूरोप। ठीक है, यूरोप हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया। ठीक है, यूनिवर्सिटी, और कुछ कुछ और होते हैं। तो देखो यूरोप क्या है, यहाँ पे ई से चालू हो रहा है, यानी कि यहाँ भी एक प्रकार का स्वर है। यू में देखो, यू भी क्या है, एक प्रकार का स्वर है। तो इन दोनों से पहले कौन से आर्टिकल का प्रयोग होता है, ए आर्टिकल का प्रयोग होता है। स्वर होते हुए भी इसमें ए आर्टिकल का प्रयोग होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो यूरोप किस प्रकार का साउंड कर रहा है, यूरोप आप पढ़ते हैं लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, इस प्रकार का लिखते हैं यूरोप, है ना। और यहाँ पे देखो यूनिवर्सिटी को भी कैसे लिखते हैं, यूनिवर्सिटी ऐसा लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या आर्टिकल का प्रयोग होता है, ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ये कुछ कुछ अपवाद होते हैं। ठीक है, प्रेपोजिशन और आर्टिकल से फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, अगर आपको प्रेपोजिशन और आर्टिकल्स में कुछ भी नहीं आता, बहुत ही कंफ्यूजन होता है, तो आप लोग क्या करेंगे, इन दोनों वीडियो को जरूर से एक बार वॉच करना, क्योंकि व्यापम क्या करता है, आर्टिकल से और प्रेपोजिशन से प्रश्न 2 से 3 प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो इसमें से आपके एक भी नंबर माइनस ना हो, यहाँ ध्यान रखेंगे। और वीडियो को एक बार जरूर से वॉच करना, जिसमें मैंने एकदम ईजी तरीके से आपको समझाया है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ये सेंटेंस में जो भी अंडरलाइन वर्ड दिया, यानी कि यहाँ पे देखो बोल्ड में लिख दिया इसी को, ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपको बताना है। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं हमारे पास, 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये वाला पढ़ते हैं ना आप लोग, उसी की बात हो रही है। तो इसमें कौन सा है ये बताना है आपको। तो देखो सेंटेंस हमारा क्या दिया है, ही क्विकली फिनिश्ड हिज होमवर्क। उसने क्या किया, जल्दी से। इसका अर्थ क्या होता है, क्विकली मतलब होता है जल्दी से। उसने क्या किया, जल्दी से अपना होमवर्क को क्या किया है, खत्म किया है। ठीक है, तो यहाँ क्या कर रहा है, नाउन है क्या, एडवर्ब है, वर्ब है या एडजेक्टिव है। ठीक है, देखो नाउन का अर्थ तो ये होता है संज्ञा, है ना। और किसी भी नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम को राम, श्याम, छोटी, पिंकी, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ये क्या होते हैं, संज्ञा में गिनती होता है। एडवर्ब मतलब होता है जो क्रिया की विशेषता बताता है ना,
क्रिया की विशेषता बताता है उसी को एडवर्ब बोलते हैं। वर्ब मतलब तो क्रिया होता है, एडजेक्टिव मतलब होता है जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे देखो क्विकली यानी कि जल्दी से शब्द जो दिया गया है वह किसकी विशेषता बता रहा है, उसके कार्य करने की विशेषता बता रहा है। समझ में आया ना कैसे उसने होमवर्क खत्म किया, क्या किया, अपने क्रिया को खत्म किया। किस प्रकार से खत्म किया, जल्दी से खत्म किया। समझ में आया, यानी कि जल्दी जो है वह कार्य करने की विशेषता को बता रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एडवर्ब। क्लियर है, इस कार्य करने की विशेषता बता रहा है इसलिए यह हो जाएगा एडवर्ब। ठीक है, देखो दे ब्लैंक इन रायपुर सिंस 2015, वह क्या कर रहे हैं, उन लोग जो है वह 2015 से कहाँ निवास कर रहे हैं, रायपुर में निवास कर रहे हैं, बोल रहे हैं कर रहे हैं। सिंस है यहाँ पे, इसलिए यह क्या है, प्रेजेंट टेंस को दर्शा रहा है। प्रेजेंट में भी क्या दर्शा रहा है, जब भी आपको सिंस दिख जाए, मैंने हमेशा आपको बताया है जब कहीं भी आपको सिंस दिखे तो यह क्या होता है, हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात होती है। ठीक है, तो देखो दे ब्लैंक इन रायपुर सिंस 2015 यानी कि क्या हो जाएगा, दे हैव लिव्ड इन रायपुर सिंस 2015, यानी कि 2015 से वहाँ क्या कर रहे हैं, रायपुर में निवास कर रहे हैं। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, हैव लिव्ड, ऑप्शन नंबर सी। चेंज द वॉइस आपको चेंज करना है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, दे आर बिल्डिंग अ न्यू ब्रिज, उन लोग क्या कर रहे हैं, नया ब्रिज को निर्माण कर रहे हैं। तो वॉइस में हमेशा क्या करते हैं, सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और क्रिया को सबसे पहले पहचानना होता है ना। तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट है हमारा दे। ठीक है, सब्जेक्ट हुआ दे, आर बिल्डिंग ये किसको दर्शा रहा है, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म को, यानी कि प्रेजेंट टेंस के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को और आईएनजी फॉर्म को दर्शा रहा है। ठीक है, अ न्यू ब्रिज क्या दर्शा रहा है, ये हमारा दर्शा रहा है ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमेशा क्या करते हैं, वर्ब ऑब्जेक्ट को हमेशा क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के हिसाब से जो भी टेंस दिया हो उसके हिसाब से हम लोग आगे की देख करते, जैसे कि यहाँ पे दिया है आर बिल्डिंग यानी कि प्रेजेंट में है, तो आर को हम सब्जेक्ट के हिसाब से क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या बन गया, अ न्यू ब्रिज। तो अ न्यू ब्रिज यहाँ पे हो गया, अ न्यू ब्रिज है ना। है यहाँ पे इसलिए क्या होगा, सिंगुलर में होगा, इसलिए हमने इज लगा दिया, तो सब्जेक्ट प्लस इज हो गया, प्लस यहाँ पे बिल्डिंग दिया है यानी कि आईएनजी फॉर्म में है, तो आईएनजी को हटाने के लिए हमेशा क्या यूज़ करते हैं, बिंग का यूज़ करते हैं। पैसिव फॉर्म में आईएनजी फॉर्म को हटाने के लिए बिंग का यूज़ करते हैं। और दे का क्या हो जाता है, दे का होता है देम होता है। तो पूरा पूरा हमारा क्या बन गया, अ न्यू ब्रिज इज बिंग बिल्ट बाई देम। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा वर्ब दिया गया था बिल्डिंग यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से क्या हो जाएगा, बिल्ड है ना। सेकेंड फॉर्म क्या होता है, बिल्ट होता है, टी लग जाता है, और थर्ड में भी बिल्ट लगता है, यानी कि पूरा पूरा हमारा बना, अ न्यू बिल्डिंग इज बिल्ड बाय देम। ठीक है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है इसको, ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही सेड के बाद क्या लगेगा, दैट लगेगा। आई एम रीडिंग अ बुक, आई का हमेशा क्या होता है, आई का ही या शी हो जाता है। एम का क्या हो जाएगा, एम का हो जाएगा वॉस, और रीडिंग यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, तो रीडिंग का हमने रीडिंग ही रख लिया। ठीक है, और बुक का अ बुक ही रख लिया। तो पूरा पूरा हमारा आंसर क्या बना, ही सेड दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक। ये तो सिंपल था। ठीक है, आगे आपके रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस भी आएंगे फ्रेंड्स, इसीलिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है ताकि आपको सारे सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चंस के सारे टाइप्स के बारे में जानकारी हो सके। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रपोजिशन। अब प्रपोजिशन वाले क्वेश्चन आ गए। शी इज अफ्रेड ब्लैंक स्नैक्स। ठीक है, अफ्रेड का अर्थ होता है डरना। ठीक है, अफ्रेड का होता है डरना, और इसके साथ हमेशा फिक्स प्रपोजिशन का प्रयोग होता है। अफ्रेड के साथ हमेशा फिक्स प्रपोजिशन कौन सा होता है, ऑफ। फिक्स प्रपोजिशन हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है। ठीक है, शी इज अफ्रेड ऑफ स्नैक्स, क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, शी इज अफ्रेड ऑफ स्नैक्स। ठीक है, उसको सांप से डर लगता है। क्लियर है, इस प्रकार के जितने भी यहाँ पे फिक्स वाले हैं, नॉर्मल वाले हैं, सबको मैंने जो अभी आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन दिया था प्रपोजिशन आर्टिकल वाला, उसमें एक्सप्लेन किया है। ठीक है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, रीता एंड हर फ्रेंड्स ब्लैंक प्लेइंग इन द
पार्क, ठीक है। रीता और उसके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, पार्क में खेल रहे हैं। तो यहाँ पे रीता और उसके दोस्तों की बात हो रही है, यानी कि यह एक प्रकार का क्या बन गया है, प्लूरल फॉर्म बन गया है। तो प्लूरल के लिए हमेशा क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे एम दिया है, आर दिया है, और ऑप्शंस में क्या है, वॉज है और इज है। तो वॉज और इज तो यहाँ पे सिंगुलर हो गया, तो इसलिए यह नहीं आएगा, है ना। हमारा प्लूरल में क्या दिया है, प्लूरल में दिया गया है आर को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर। रीता और उसके फ्रेंड दोस्तों की बात हो रही है, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे, प्लूरल फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, पिक द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ब्यूटीफुल, ठीक है। ब्यूटीफुल आपको वर्ड दिया है, सिनोनिम मतलब समानार्थी शब्द आपको बताना है, ठीक है। तो डर्टी होगा, वीक होगा, प्रिटी होगा या अगली होगा। अगली मतलब होता है बदसूरत, ठीक है। प्रिटी यानी कि होता है सुंदर, ठीक है। वीक यानी कि होता है कमजोर, और डर्टी यानी कि होता है गंदा। हमको क्या वर्ड दिया गया था, हमको वर्ड दिया था ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल का अंदर क्या मतलब क्या होता है, सुंदर होता है। इसलिए हमको समानार्थी शब्द बताना था, तो हम क्या यूज़ करेंगे, सुंदर का यहाँ पे समानार्थी शब्द होता है प्रिटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर विलोम शब्द पूछता तो क्या लिखते, विलोम शब्द पूछता तो हम अगली को आंसर लेते, ठीक है। ये तो सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, पिक द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ब्रेव। एंटोनिम का अर्थ होता है विलोम शब्द, और ब्रेव का अर्थ होता है बहादुर, ठीक है। ब्रेव का अर्थ होता है बहादुर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, एंग्री, कॉन्फिडेंट, फियरलेस या कॉवर्ड। तो कॉवर्ड का अर्थ क्या होता है, कॉवर्ड का अर्थ होता है डरपोक, जो बहुत डरता है उसको डरपोक कॉवर्ड कहते हैं। फियरलेस का अर्थ होता है निडर, जिसको डर नहीं लगता उसको फियरलेस कहते हैं। कॉन्फिडेंट का अर्थ होता है जोशीला, जोशीला कॉन्फिडेंट। एंग्री मतलब होता है गुस्सा, ठीक है। तो आपको पूछा क्या गया था, एंटोनिम यानी कि विलोम शब्द, विपरीत शब्द पूछा गया था किसका, ब्रेव शब्द का। तो बहादुर का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, बहादुर का अर्थ हो जाएगा डरपोक। बहादुर का अर्थ क्या हो जाएगा, डरपोक, यानी कि ब्रेव का उल्टा हो जाएगा कॉवर्ड। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, यहाँ पे दिया है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है ये आपको बताना है। तो इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने का मैं हमेशा आपको यही ट्रिक बोलती हूँ कि सबसे पहले आपको इन चारों ऑप्शंस में एक नज़र घुमाना है, ठीक है। तो हमको दिख गया एक नज़र घुमाने में क्या लिखा है, एनवायरमेंट लिखा है, ठीक है। बस अब इसका काम खत्म। अब आपको इस एनवायरमेंट का जो भी स्पेलिंग पता हो उसको अलग से पेपर में, कॉपी में, जहाँ पर भी लिखना है आप लिख लीजिए, ठीक है। हमारे हिसाब से एनवायरमेंट जो है ये वाला करेक्ट है, ठीक है। अब आपके हिसाब से जो भी ये स्पेलिंग सही है, इसको इस ऑप्शन से आप मैच करना चालू करो। तो इस ऑप्शन से, इस आंसर से कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच हो रहा है, ENVIRONMENT। तो इस प्रकार से जब आप सॉल्व करेंगे ना फ्रेंड्स, 200% आपके आंसर करेक्ट होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑप्शंस के ऑप्शन देखते जाएंगे ना एक एक करके, तो हमेशा कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी आपको समझ में आता है अलग से पहले लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन से मैच करना चालू करेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश के 10 प्रश्न तो कंप्लीट हो गए, है ना। आपके कितने प्रश्न सही हुए अभी तक हमने कितने प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं, अभी तक हमने टोटल 30 प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। यानी कि खंड आ पार्ट ए हमारा क्या हो गया है, खंड आ हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। यानी कि 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए तुरंत के तुरंत मुझे कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है। और अभी तक आपने वीडियो देखा है, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रही है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितने लोगों ने लाइक नहीं किया है एक बार से लाइक कर दो, जितने लोगों ने शेयर नहीं किया है सभी ग्रुप में सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दो। और सबसे ज़रूरी बात, अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, कौन से सब्जेक्ट की चाहिए, या मेगा टेस्ट ही चाहिए, या क्या चाहिए, तुरंत के तुरंत मुझे एक बार कमेंट करके आप बता दीजिए, ठीक है। ताकि मुझे वीडियो बनाने में आसानी हो, ताकि मैं आप ही के हिसाब से कंटेंट लाऊंगी तो आपको भी बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो तुरंत के तुरंत कमेंट कर देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलो फिर देख लेते हैं अब हम लोग रीजनिंग के प्रश्न, ठीक है। यहाँ पे देखो रीजनिंग का पहला प्रश्न आ गया है, 4 मित्र कौन कौन, अमित, बीना, चंद्र और दीपा,
एक पंक्ति में बैठे हैं। ओके, आपको कथन एक प्रकार से कूट वाले प्रश्न आ गए हैं कहना चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट वाले। इस प्रकार के प्रश्न पहले बैंक में पूछते थे, है ना, अगर आपने बैंक का एग्जाम दिया हो, लेकिन अब व्यापम भी इस प्रकार के प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो चारुक मित्र का डिस्क्रिप्शन किस प्रकार से दिया गया है। अमित जो है वह दीपा के बाईं ओर तीसरा है बोल रहा है, और चंद्र जो है वह अमित के दाईं ओर है यह बोल रहा है। तो दीपा किस स्थान पर बैठी है यह आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखो 4 मित्र आपको दिया गया है, तो 4 मित्र हमने इमेजिन कर लिया कि 4 मित्र कुछ इस प्रकार के बैठे हैं। अच्छा, सबसे ज़रूरी बात, जब कभी भी आपको डायरेक्शन का सेंस नहीं दिया हो, यहाँ पे आपको कहीं भी दिख रहा है क्या कि उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं कि दक्षिण की ओर, कि ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या लेना है, जब भी आपको कुछ भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हो तो हमेशा आपको उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं यह मान करके चलना है। क्लियर है, उत्तर की ओर मुख हमेशा आपको मान करके चलना है। तो देखो डिस्क्रिप्शन जैसे जैसे हमको दिया गया है वैसे हम मैपिंग करना चालू करेंगे। तो अमित क्या कर रहा है, अमित जो है वह दीपा के बाई ओर से तीसरा है बोल रहा है। ठीक है, तो दीपा का मैंने यहाँ पे डी लिख दिया, दीपा मतलब डी हो गया। तो दीपा के बाई ओर, अब देखो ये जो बैठी है वह उत्तर की ओर मुख करके बैठी, यानी कि उत्तर हमारा ऊपर की तरफ होता है, नीचे हमारा दक्षिण होता है। तो इसका मुंह इस तरफ है, इसका दायां किस तरफ होगा, दायां इस तरफ है, और बायां किस तरफ होगा, बायां जो है वह इधर होगा, यानी कि राइट इधर है, लेफ्ट इधर है। समझ में आया ना। तो अब देखो कैसे करना है, दीपा को हमने यहाँ पे बैठा लिया, ये इस तरफ मुंह करके बैठी है ना। अब बाईं ओर से तीसरा है बोल रहा है, अमित क्या है, दीपा के बाईं ओर से तीसरा है। तो 1 2 तीसरा, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, यानी कि तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, अमित बैठा है। अमित का मैंने ए लिख दिया। क्लियर हो गया इतना। अब दूसरे सेंटेंस में क्या बोल रहा है, चंद्र क्या कर रहा है, चंद्र जो है वह अमित के दाईं ओर है। अब देखो अमित की यहाँ पे अमित बैठा है, इसके दाईं ओर कहीं पे इधर कौन बैठा है, चंद्र बैठा है बोल रहा है। चंद्र को मैंने CH लिख दिया है ना। हमको टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने थे, टोटल फ्रेंड्स की संख्या 4 थी, और यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 4 जगह तो ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो गए, ऑलरेडी भर गए, है ना। तो चंद्र के लिए जगह कौन सी हो जाएगी, अमित के दाईं ओर, यानी कि अमित यहाँ पे देखो ये बैठा है इधर, इसका लेफ्ट साइड इधर है, राइट साइड इधर है। ठीक है, राइट साइड में कहीं पे चंद्र बैठा है बोल रहा है, तो कहाँ पे बैठा हो सकता है, चंद्र या तो यहाँ पे बैठ सकता है, या तो चंद्र यहाँ पे बैठ सकता है। इधर और कहीं पे आ सकता है क्या, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास फ्रेंड्स की संख्या ही कितनी है, 4 है, और 4 हमारा जगह क्या है, कंप्लीट हो चुका है। तो चंद्र की जगह या तो यहाँ पे है या तो यहाँ पे है। क्लियर हो गया। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है दीपा किस स्थान पर बैठी है, यह आपको बताना है। तो दीपा का जगह कहाँ पे है, दीपा अब यहाँ पे राइट में ही बैठेगी, ये हमारा फिक्स हो गया। क्लियर हुआ कैसे आया हमारा आंसर, इसका आंसर क्या आ गया, सबसे दाईं ओर। ठीक है, चंद्र का अगर हमको पूछता मान लो की बात क्वेश्चन में, तो हम क्या आंसर लेते, चंद्र का जगह फिक्स नहीं है इसलिए बताना संभव नहीं है, एक संभव नहीं है वाला भी ऑप्शन होता है। तो चंद्र के लिए वही फिट बैठ रहा है, लेकिन दीपा का जगह क्या हो गया, दीपा का जगह सबसे राइट में है, यह हमारा फिक्स हो गया। समझ में आया ना फ्रेंड्स कैसे किए, हमको यहाँ पे 2 ही जगह खाली था, और चंद्र क्या कर रहा था, अमित के दाईं ओर बैठ रहा था, तो दाईं ओर कहीं पे यहाँ पे बैठा होगा, और अमित का जगह फिक्स हो गया और दीपा का जगह फिक्स हो गया। हमको दीपा का पूछा था, इसलिए यहाँ पे सबसे राइट हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, देखो अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे, राहुल कक्षा में शीर्ष से 8वें और नीचे से 13वें स्थान पर है। ठीक है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं आपको बताना है। तो जब भी आपको देखो यहाँ पर तो शीर्ष से दिया है और नीचे से दिया है, यानी कि ऊपर से और नीचे से आपको एक स्टूडेंट राहुल का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है। क्लियर है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, लेफ्ट से और राइट से किसी स्टूडेंट का डिस्क्रिप्शन देते हैं, है ना, देता है मतलब कि क्वेश्चन में। तो दोनों केस में आपको एक ही मेथड लगाना है। कौन सा मेथड, अभी ध्यान से सुनो, है ना। तो जब भी आपको कुल छात्र का संख्या निकालना हो और शीर्ष से या नीचे से या लेफ्ट से या राइट से दिया हो, तो हमेशा आपको क्या करना है, हमेशा आपको जो भी यहाँ पे संख्या दिया रहेगा, एक बंदा जिस भी बंदे का आपको पूछा है उसका जो भी डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा, यहाँ जैसे कि यहाँ पे 8वां लिखा है, यहाँ पे 13वां लिखा है, तो 8 हमने लिख दिया, 13 को यहाँ पे लिख दिया, यानी कि ऊपर से संख्या और नीचे से संख्या दोनों को क्या करना है,
प्लस करना है। समझ में आया? दोनों को हमको प्लस करना है, माइनस का यहाँ पर 1 कर देना है। जब भी कुल छात्रों की संख्या निकालेंगे तो माइनस का 1 करेंगे। बस यही आपका आंसर है, समझ लो। 8 + 13 कितना होता है? 8 + 13 होता है आपका 21। 21 - 1 करेंगे तो कितना आता है? 20 आता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया कैसे किए? अगर मान लो इसी प्रश्न को पूछता कि राहुल क्या है, राहुल जो है कक्षा में, एक सेकेंड, राहुल कक्षा में क्या है? लेफ्ट से यानी कि बाएं से 8वें नंबर में है और दाएं से क्या है? 13वें स्थान पर है। तो कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी आपको बताना है। तो सेम आपको यही चीज करना था। लेफ्ट वाले हमने यहाँ पे लिख देना था, राइट वाला यहाँ पे माइनस का 1 कर देना था। -1 इसलिए करते हैं फ्रेंड्स क्योंकि हमको कुल छात्रों की संख्या निकालनी है और यहाँ पे राहुल का ही डिस्क्रिप्शन दिया है। एक व्यक्ति का आप लेफ्ट से क्रम बता रहे हो और राइट से भी क्रम बता रहे हो, यानी कि 2 बार गिनती हो जा रहा है, 2 बार गिनती हो रहा है, इसीलिए एक बार को माइनस करना पड़ता है। समझ में आ गया? तो इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना रहेगा। इस प्रकार के प्रश्न व्यापम पूछता है ना, तो ध्यान में रखेंगे आप लोग। देखो अगला प्रश्न है, निम्न में से असामान्य वस्तु कौन सी है? असामान्य यानी कि असमानता बोल सकते हैं। अनालॉजी का क्वेश्चन है एक प्रकार से। चारों में से भिन्न कौन सा है आपको बताना है, ठीक है। आलू, केला, आम और सेब। तो चारों में से असमानता कौन है? देखो सेब क्या है? एक प्रकार का फल है। आम क्या है? फल है। केला क्या है? फल है। लेकिन आलू क्या है? आलू एक प्रकार की सब्जी है। इसीलिए चारों में से भिन्न कौन सा हो गया? चारों में से भिन्न हो गया है आपका आलू, ठीक है। एक सेकेंड हटाते हैं। देखो अगला प्रश्न आ गया, सीरीज का प्रश्न है। 2, 6, 12 और 20 है ना। 2, 6, 12 आपको 20 है। अगला संख्या यहाँ पे कौन सी आएगी आपको बताना रहेगा। तो देखो इसमें कैसे सॉल्व करना है। 2 से हमको 6 में जाना है, तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। 2 से अगर हम 6 में जाना है तो 2 + 4 करेंगे तो हमको कितना मिल जाता है? 6 मिल जाता है। और 6 से अगर हमको 12 में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? 6 से हमको 12 में जाना है तो 6 + 6 करेंगे तो हमको 12 मिलता है, यानी कि ये वाला हमारा नंबर आ गया। अब 12 से हमको 20 में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? 12 + 8 करेंगे तो कितना आता है? 12 + 8 करने पे 20 आता है, यानी कि ये वाला नंबर भी हमको मिल गया। अब 20 से हमको क्वेश्चन मार्क के जाना है तो क्या करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे पैटर्न कैसे चल रहा है। यहाँ पे 4 का एडिशन हुआ है, फिर 6 का हुआ है, फिर 8 का हुआ है। तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस चल रहा है, 2 + 2 ऐड हो रहा है। तो 8 के बाद क्या आना चाहिए? 8 + 2 करेंगे तो 10 आना चाहिए। और किस नंबर में करेंगे? जो पहले वाले संख्या था उसी में करेंगे, यानी कि 20 + 10 करेंगे तो कितना आएगा? 20 + 10 करेंगे तो 30 आएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर हमारा 30 होगा, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्नों को फ्रेंड्स मैंने सारे टाइप्स को, मिक्स वाले क्वेश्चंस भी आते हैं जैसे कि आपने देखा होगा A1, B12, इस प्रकार के आपने सीरीज देखा होगा ना, व्यापम पूछता है। तो इस प्रकार के सारे टाइप्स को मैंने एक वीडियो में कवर किया है। तो जरूर से आप लोग उस वीडियो को वॉच करना, जिसमें आपको सारे के सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। देखो ये वाला प्रश्न आ गया। कथन आपको दिया गया है, सभी शिक्षक क्या है? ईमानदार होते हैं और रवि क्या है? शिक्षक है बोल रहा है। कथन आपको दिया गया है स्टेटमेंट, सभी शिक्षक ईमानदार होते हैं और रवि क्या है? एक शिक्षक है। ओके, हमको निष्कर्ष अब क्या दिया है यह देखते हैं। निष्कर्ष दिया गया है कि रवि ईमानदार है। अब देखो सभी शिक्षक क्या है? सभी शिक्षक ईमानदार होते हैं। सभी का वर्ड यूज किया, यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग। सभी शिक्षक ईमानदार है और रवि क्या है? एक प्रकार का शिक्षक है, इसलिए वह क्या है? वह भी एक प्रकार से ईमानदार ही हुए। समझ में आ रहे हैं? अभी सभी का वर्ड यूज किया है। सभी शिक्षक ईमानदार है और रवि शिक्षक की श्रेणी में आते हैं, इसलिए वह भी क्या है? वह भी ईमानदार, यानी कि निष्कर्ष पहला तो हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। निष्कर्ष दूसरा को देखो, सभी ईमानदार व्यक्ति शिक्षक है। अब यहाँ पे व्यक्ति का कहीं भी जिक्र हुआ है क्या? सभी ईमानदार व्यक्ति के बारे में तो कहीं भी बात नहीं हुआ है, सिर्फ शिक्षक की बात हुई थी, इसलिए यहाँ पे व्यक्ति का जिक्र हुआ है, इसलिए हम आंसर नहीं बता सकते। इसलिए दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहला जो है सिर्फ और सिर्फ पहला हमारा सही है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, केवल और केवल एक सही। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार के प्रश्नों को भी आपको एक बार देखना है। ये तो हमारा हो गया था, है ना, रिपीट हो गया। चलो, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो ये वाला प्रश्न रिपीट हो गया। 2 प्रश्न पहले मैंने इसको करवाया है। तुरंत के तुरंत इसको सॉल्व करो और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, ठीक है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? अभी हमने इस प्रश्न का सॉल्यूशन देखा है, ठीक है।
देखो मिक्स सीरीज वाले प्रश्न आ गए, ये वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्नों को और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना फ्रेंड्स, इसमें से आपके 2 से 3 प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, है ना। यहाँ पे दिया है A1, B4, C9 और D16। तो अगला अंक यहाँ पे अगला लेटर कौन सा होना चाहिए ये आपको बताना है। तो ध्यान से आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे देखो A से यहाँ पे B गया हुआ है, B से यहाँ पे C गया हुआ है, C से यहाँ पे D गया हुआ है, यानी कि क्या है A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D। तो अगला लेटर क्या आना चाहिए, D के बाद क्या आता है, D के बाद हमारा E आता है ना। ये तो हमको सबको पता है ABCD। 1 के बाद देखो यहाँ पे 4 है, 9 है, 16 है। तो 1 क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। 4 बराबर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 9 बराबर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। और 16 बराबर क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे कौन सा सीरीज चल रहा है, 1 2 3 4। अगला संख्या कौन सी होना चाहिए, अगला हमारा 5 का स्क्वायर होना चाहिए। और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, यानी कि E25 विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसा हमारा ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में E25 ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया ना कैसे सॉल्व किए, सिर्फ और सिर्फ आपको सीरीज को देखना है किस प्रकार से चल रहा है। देखो ये वाला भी अच्छा प्रश्न आ गया। ए के बाद यहाँ पे सी में A2 है, C6 है, E12 है, G20 है। तो यहाँ पे इससे यहाँ पे A से आपको C में जाना है, तो कैसे करना पड़ेगा। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का फ्रेंड्स हमेशा आपको लेटर को पहले देखना, उसके बाद ही संख्या को देखना ना। दोनों को लेकर के चलोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो ऐसे प्रश्न में हमेशा आपको क्या करना है, लेटर को पहले देखना, उसके बाद संख्या को देखना, ठीक है। तो A से C में जाना है तो क्या कैसे बढ़ रहे हैं हम लोग, A+2 करेंगे तो क्या बनता है, C बनता है। A के बाद B, उसके बाद C आता है ना, तो ये हो गया हमारा C। अब C से हमको E में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, C के बाद D छूटा है, यानी कि यहाँ पर भी +2 हो रहा है। E से अगर हमको G में जाना है तो क्या बनता है, EFG, यानी कि यहाँ पर भी +2 हुआ है। तो यहाँ पे +2 सीरीज चल रहा है, तो आगे क्या आना चाहिए, G+2 आना चाहिए। तो G के बाद क्या आता है, H आता है, उसके बाद क्या आता है, I आता है। समझ में आया ना। अब देखो संख्या वाले को देखना, 2 दिया है, 6 दिया है, 12 और 20। अब 2 से हमको 6 में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा। 6 से हमको 12 में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, +6 करना पड़ेगा। और 12 से 20 में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, +8। अब यहाँ पे देखो 4 6 8, तो अगला क्या होना चाहिए, +10 होना चाहिए। और 20 + 10 कितना होता है, 20 + 10 हमारा 30 होता है, यानी कि I30 हमारा कहाँ पे है, हाँ, यानी कि ये वाला ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही है, ये गलत लिखा गया था ना, I30 ये वाला हमारा करेक्ट हो गया। क्लियर है कैसे किए, इस प्रकार के प्रश्नों को तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। देखो डायरेक्शन वाले प्रश्न आ गए। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व जाता है, फिर 12 किलोमीटर उत्तर और फिर 5 किलोमीटर पश्चिम। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है आपको बताना है। तो देखो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं सबसे पहले डायरेक्शन बना करके, है ना। ये हमने डायरेक्शन बना लिया, उत्तर दक्षिण पूरब और ये पश्चिम, है ना। सबसे स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा लेते हैं भाई, आप कहीं से निकलें, जैसे आप घर से निकलते हैं तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, वैसे ही इस प्रकार के प्रश्नों को स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा सेंटर को मार्क करते हैं। तो ये सेंटर में हमने स्टार्टिंग पॉइंट बना लिया। तो एक व्यक्ति क्या करता है, 5 किलोमीटर पूर्व जाता है बोल रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट से पूर्व हमारा इधर है, इसलिए हम पूर्व की तरफ 5 किलोमीटर जाएंगे। ये हो गया हमारा 5 किलोमीटर, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, फिर 12 किलोमीटर उत्तर जाता है बोल रहा है। तो उत्तर हमारा कहाँ है, उत्तर हमारा इधर है, तो ऊपर की तरफ जाएंगे कितना, 12 किलोमीटर। क्लियर है। फिर क्या बोल रहा है, फिर 5 किलोमीटर पश्चिम जाता है बोल रहा है। तो इधर पश्चिम हमारा किधर है, लेफ्ट साइड में है, तो कितना जाता है वह, 5 किलोमीटर पश्चिम जाता है, यानी कि यहाँ पे आ गया कितना, 5 किलोमीटर। क्लियर हो गया इतना। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे ये वाला कितना था, 5 था, ये वाला 12 है, और यहाँ भी कितना दिया है, 5 है। तो आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो एक प्रकार से यह आयत बन रहा है, क्योंकि आपको ये वाला डिस्टेंस बताना है। ये वाला पे यहाँ पे पहुँचा है और ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, तो इन दोनों का डिस्टेंस आपको बताना है। तो ये 5 है तो ये भी 5 हुआ, ये 12 है तो कितना हो जाएगा,
ये वाला डिस्टेंस भी 12 हो जाएगा। समझ में आया ना कैसे कि ये आयत बन रहा था और आयत की दोनों भुजाओं की लंबाई कितनी होती है, बराबर होती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 12 किलोमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें तो बहुत इजी प्रश्न था, इससे थोड़े से और टफ प्रश्नों को आपको एक बार देखना है। ठीक है, देखो कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आ गए। यदि पेन को QFO लिखा जाता है तो बुक को कैसे लिखा जाएगा आपको बताना है। तो देखो पेन यहाँ पे आपने लिख लिया, पेन QFO। ठीक है, अब देखो आपको बोला गया है पेन को QFO लिखते हैं, तो P से अगर हमको Q बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, P से Q कब बनता है, जब हम लोग P में +1 ऐड करेंगे तो P के बाद क्या आता है, Q आता है, तो +1 का एडिशन हुआ है। E से अगर हमको F बनाना है, E को अगर हमको F बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, E में भी हमको +1 ही करना पड़ेगा, E के बाद क्या आता है, F ही आता है। N को अगर हमको O बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, N+1 करना पड़ेगा। क्लियर है इतना। उसी प्रकार से देखो बुक को आपको कौन सा कोड होगा इनमें से बताना है। तो यहाँ पर आपको +1 किए थे, इसीलिए हम इस शब्द में भी क्या करेंगे, हमेशा +1 करेंगे। तो B+1 करेंगे तो क्या आता है, B+1 करने पे आता है C। O+1 करने पे क्या आता है, O+1 करने पे आता है, O के बाद आता है P। O+1 यहाँ पे फिर से करेंगे तो O के बाद आता है P, और K+1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, K के बाद आएगा L। तो हमारा कोड क्या बन गया, CPPL। इस प्रकार का ऑप्शन कहाँ पे है, इस प्रकार का ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में। समझ में आया। जो भी एक्शन आप यहाँ पे परफॉर्म करेंगे ना, आपको यहाँ पर भी परफॉर्म करना रहेगा। ठीक है, देखो कथन और कारण वाले प्रश्न आ गए। अच्छा, मैथ्स के प्रश्न आ गए अब तो, है ना। तो मैथ्स में भी फ्रेंड्स आजकल ना कथन और कारण वाले प्रश्न पूछ रहा है। इजी प्रश्न, 1 लाइनर वाले प्रश्न आजकल नहीं आते हैं। तो मैथ्स में भी आपको इसी प्रकार से ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, है ना। सही जोड़ी मिलाओ वाले प्रश्न, कथन वाले प्रश्न, स्टेटमेंट वाले प्रश्न, इसी प्रकार से ही प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, तो कठिन से कठिन स्तर में जितना आपको हो सकता है तैयारी करके जाना है, ताकि आपके एक भी प्रश्न ना छूटे, है ना। देखो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 1 मैथ्स का है। कथन आपको दिया है, एक व्यक्ति ने 10,000 रुपये 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए जमा किया। ठीक है, यहाँ आपको कथन दिया है और निष्कर्ष क्या दिया है, ब्याज की राशि कितनी हो गई बोल रहा है, 2,400 हो गई बोल रहा है। तो देखो इस प्रकार के प्रश्न हो गए, तो सिंपल साधारण ब्याज के प्रश्न है, इसी को क्या किया है, कथन और कारण वाले में बना करके दिया है। तो ब्याज निकालने का हमको फॉर्मूला क्या पता है, साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है P/R/T डिवाइडेड बाई 100 होता है। अब ब्याज कैसे निकलेगा, यहाँ पे 10,000 हमारा मूलधन दिया है, 12% हमारा दर दिया है, और 2 क्या दिया है, हमारे पास समय दिया है। तो उसी को हम यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करेंगे, 10,000 गुणित 12 का परसेंट गुणित समय कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 100 कर देंगे। तो 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 और कैंसिल, कितना आ गया, 100 गुणित कितना है, 12 दूनी 24, यानी कि कितना आ गया हमारा 2400 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, और निष्कर्ष में क्या बोला गया है, निष्कर्ष में बोला गया है कि ब्याज की राशि कितनी है बोल रहा है, 2,400 होती है बोल रहा है, यानी कि निष्कर्ष तो बिल्कुल करेक्ट है, और ऊपर का हमारा यहाँ कथन भी करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें से क्या आंसर होना चाहिए, ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है, निष्कर्ष हमारा सही है, क्योंकि हमने कैलकुलेट करके देख लिया, 2,400 ही करेक्ट आंसर हो रहा है। ठीक है, देखो सही जोड़ी मिलाओ वाले प्रश्न आ गए, है ना। अब क्या करते हैं कि अब व्यापम क्या करता है कि अब ना फॉर्मूला को ही ऐसे सही जोड़ी मिलाओ वाले प्रश्न पूछता है। आपने वार्ड बॉय के टाइम में ही देखा होगा, जबकि उसमें क्या था, 8वीं पास ही मांगा गया था, फिर भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे थे। इसका मतलब क्या है, आपको तो अमीन के लिए एग्जाम देना है, तो अमीन में भी क्या होगा, इसी प्रकार से ही प्रश्न आएंगे, बल्कि इससे टफ लेवल के ही प्रश्न आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P/R/T डिवाइडेड बाई 100 होता है, यानी कि पहले का हमारा कितना हो गया, पहले का ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला कितना होता है, P/1 + R/100 का होल पावर में T माइनस P होता है, यानी कि दूसरे का हमारा हो गया B। ठीक है, लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करते हैं तो हमको लाभ निकलता है, यानी कि तीसरे का क्या हो गया,
सी हो गया। और हानि क्या होता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, उल्टा होता है ये, यानी कि चौथे का हो गया डी, यानी कि पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। ऐसा ऑप्शन हमारे पास कहाँ है, ऐसा ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा और तीसरे का, हाँ सही तो है, हाँ चौथे का डी। ठीक है, तो इस प्रकार से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है मैथ्स का। कथन दिया गया है 5 मजदूर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। 5 मजदूर कितने दिन में पूरा करते हैं, बोल रहा है 10 दिन में पूरा करते हैं। तो निष्कर्ष आपको दिया है 10 मजदूर क्या करेंगे, वही काम को 5 दिन में करेंगे। अब देखो इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे। 5 मजदूर कितने दिन में करते हैं, बोला है 10 दिन में। तो एक मजदूर जब काम करेगा तो उसको ज़्यादा दिन का समय लगेगा, यानी कि 10 गुणा 5 समय लगेगा ना। और हमको कितने का निकालना है, 10 मजदूर का निकालना है। तो 10 मजदूर का क्या हो जाएगा, 10 गुणित 5/10 करेंगे, 10 10 कैंसल, कितना आ गया, 5 आ गया। और 5 ही हमारा क्या है, यहाँ पे 5 डेज था और यहाँ पर भी 5 दिन दिया गया है, यानी कि हमारा दोनों की दोनों कथन क्या है, सही है, यानी कि निष्कर्ष हमारा सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। कथन और कारण वाले में इस प्रकार से प्रश्न आपको टाइम एंड वर्क का देखने को मिलेगा। टाइम एंड वर्क का मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊंगी। ठीक है, टाइम एंड वर्क और डिस्टेंस वाले, समय चाल तथा दूरी वाले, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका मैं अलग से वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है और बी में क्या दिया है, आंसर दिया है ना। तो देखो पहले में क्या है, दो संख्याओं का अनुपात। अनुपात को हमेशा कैसे लिखेंगे, मान लो एक संख्या x है, दूसरा y है। अनुपात के लिए हमको यहाँ पे बीच में साइन लगाना पड़ेगा, यानी कि a का हो गया पहला, पहले का हो गया x अनुपात y, है ना। प्रतिशत कैसे करते हैं, जैसे आपको 50% निकालना हो, ठीक है, किसी संख्या का 50% निकालना, तो क्या करेंगे, कुल संख्या कितनी है, 100 है, मान लो की बात है, और 50 हमको निकालना है, तो 50 लिख दिए, गुणा करके 100, उसी को यहाँ पे लिखा है। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, भाग बटे कुल गुणा 100। ठीक है, यानी कि दूसरे का हो गया, पहले का पहला था, दूसरे का हो गया दूसरा। ठीक है, गति यानी कि चाल की स्पीड, चाल की आपकी फॉर्मूला क्या होती है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। ठीक है, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा गति होता है, यानी कि पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का आपका सी, चौथे का हो गया आपका डी, यानी कि फिर से हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। अगर आपको लगता है कि इस प्रकार के प्रश्न नहीं आते हैं तो आप बहुत ही गलत फहमी में हो। आप वार्ड बॉय या किसी भी एग्जाम को देख लेना, प्रीवियस क्वेश्चन उठा करके 2025 वाले इसी प्रकार से ही प्रश्न आते हैं। मैंने 2-3 वीडियो भी बनाया था रीजनिंग और मैथ्स का अलग अलग, जिसमें मैंने आपको 2025 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं व्यापम के थ्रू, चाहे वहाँ पुलिस आरक्षक के एग्जाम में हो या वार्ड बॉय का हो या किसी भी एग्जाम में हो, जितने भी 2025 में एग्जाम हुए ना व्यापम के, उसका एक अलग वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने रीजनिंग की अलग वीडियो, जिसमें पूरे के पूरे रीजनिंग के प्रश्न वाले हैं, इंग्लिश के जितने प्रश्न पूछे गए हैं 2025 में उसके प्रश्न हैं, मैथ्स के हैं। ठीक है, तो अगर आपको देखना हो कि किस प्रकार से प्रश्न अभी तक पूछा है 2025 में, सिर्फ से बात कर रही हूँ, तो आप ये वाला वीडियो एक बार देख सकते हैं। ठीक है, देखो अगला प्रश्न है, कथन दिया है किसी वस्तु की कीमत 800 रुपये है, यदि 20% छूट दी जाए तो बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा, 640 हो जाएगा, ये बोल रहा है। देखो किसी वस्तु की कीमत कितना दिया हुआ है, 800, तो हमको निकालना है छूट परसेंट और बिक्री मूल्य कितना है, 640 है बोल रहा है। तो 800 रुपये आपका अंकित मूल्य है, 800 रुपये आपने निकाल लिया। यहाँ पे छूट परसेंट, मान लो आपको 100 रुपये आपको MRP रेट दिया गया है, इसमें 10% की छूट है बोलते हैं, तो आप कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं, आप 100 में से 10% को माइनस कर देते हैं, तो आप कितने में लेते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट हो जाता है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 100 को यहाँ पे क्या कर देंगे, 100 माइनस 10 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, कैंसिल हो गया, है ना। तो यहाँ पर भी निकल सकता है, माने कि 100 आपको दिया था, इसमें से 10% का छूट निकालना था, तो क्या करते हैं आप 100 गुणा 100 माइनस 10 करेंगे, डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, ये वाला 10 का हमने यहाँ पे लिख दिया, तो क्या आएगा 100 गुणा 100 माइनस 10 करेंगे तो कितना आता है, 90/100, 100 कैंसल, बराबर कितना हो जाएगा, 90 आता है। ठीक है, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे सॉल्व करना रहेगा।
800 रुपये आपको दिया है तो 800 हमने यहाँ पे लिख दिया, गुणा का साइन लगाया, 100 माइनस कितना परसेंट की छूट है बोल रहा है, 20% की छूट है बोल रहा है, डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से A0 कैंसिल, पूरा पूरा क्या बना 8 गुना 100 माइनस 20 करेंगे तो कितना आता है 80 आता है, और 80 गुणित 8 कितना होता है 80 80 64 होता है, यानी कि 640 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। वही तो हमको बोला गया है कि 640 होगा करके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सॉरी कथन हमारा ए क्या है सही है। ठीक है, निष्कर्ष आपको दिया है, यदि वस्तु 1000 में बेची जाती तो 20% छूट तक बिक्री कितनी होती 800 होती, यह बोल रहा है। तो इसको भी कैलकुलेट करके एक बार देख लेते हैं। 1000 में बेची जाती बोल रहा है, यानी कि 1000 मान लो की बात ये है, तो कितनी होती बोल रहा है 1000 गुणा 100 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 100, तो 0 से 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, कितना आ गया 10 गुणित 100 में 20 करेंगे तो कितना आता है 80 आता है, 80 गुणा 10 करेंगे तो कितना आता है 800, यानी कि यहाँ पर 800 दिया है और यहाँ पर भी हमारा आंसर कितना आ गया 800 आ गया, यानी कि यहाँ भी हमारा करेक्ट है, यानी कि कथन भी सही है, कारण भी सही है, और दोनों क्या कर रहा है सही सही व्याख्या कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। इसके हिसाब से यह सी, लेकिन ऑप्शंस थोड़ा सा और मिसमैच हो गया है, यह होना चाहिए था कथन और कारण दोनों सही हैं, और निष्कर्ष क्या कर रहा है कथन की सही सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, लेकिन फिलहाल हमारा ऑप्शन ऐसा दिया गया, इसलिए हमको सी मार्क करके आना है। ठीक है, देखो अगला प्रश्न आपको दिया गया है, कथन है अनुपात 3:4 में दो संख्याएं हैं, उनकी कुल राशि कितनी है बोल रहा है 35 रुपये है बोल रहा है। तो देखो अनुपात वाले प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे दो संख्याएं आपको 3:4 में दिया है, यानी कि ये अनुपात मतलब होता है दोनों संख्या आपस में जुड़ी हुई है। इन संख्याओं को आपको अलग अलग बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इनमें एक गुणांक का गुणा करना पड़ेगा। आप XYZ कोई भी चर संख्या का गुणा कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इन 3:4 में गुणा करेंगे तो आपका पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या आपकी हो जाएगी 3 गुणा x मतलब 3x, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 4 गुणा x मतलब 4x। क्लियर है। अब उनकी कुल राशि कितनी है बोल रहा है 35 रुपये, यानी कि दोनों को मिला जुला के कितनी राशि है बोल रहा है, दोनों को मिला करके यानी पहली राशि प्लस दूसरी, इसको मिला करके कितना होता है 35 रुपये है, यह हमको कथन में बोला गया है। ठीक है, अब कारण में क्या बोल दिया गया है, कारण में आपको बोला गया है छोटी संख्या क्या है 15 रुपये और बड़ी संख्या क्या है 20 रुपये है बोला गया है। अब देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, 3x प्लस 4x से करेंगे तो कितना आता है 7x बराबर 35। तो x बराबर क्या हो जाएगा, जब 7 को ट्रांसफर करेंगे तो 35/7 करेंगे तो x बराबर कितना आता है, x का वैल्यू 7 पंचे 35, जब इसको कट करेंगे तो x बराबर आ गया हमारा 5 रुपये। ठीक है, अब पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, पहली संख्या थी यहाँ पे 3x थी, तो 3 गुणा x का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया, तो 3 पंचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। पहली संख्या हमारी कितनी निकल गई 15 रुपये। 4x आपकी दूसरी संख्या दी गई है, तो 4 गुणा यहाँ पे x का वैल्यू है 5, तो 5 चौक कितना होता है 20 रुपये होता है। पहली संख्या आपकी 15 रुपये आ गई, दूसरी आपकी कितनी आ गई 20 रुपये आ गई। ठीक है, और निष्कर्ष में क्या बोला गया है, छोटी संख्या 15 रुपये है और बड़ी कितनी है 20 रुपये है बोला गया, यानी कि सही सही यह व्याख्या हमारा कर रहा है, यानी कि कथन और कारण दोनों हमारा सही है। ठीक है, छोटी आपकी 15 और बड़ी संख्या बोलता है तो 20 रुपये। क्लियर है। देखो एक छात्र ने 500 अंकों के पेपर में 375 अंक प्राप्त किए, तो उसका प्रतिशत कितना है आपको बताना है। अभी हमने एक सही जोड़ी मिलाओ वाले प्रश्न में प्रतिशत कैसे निकालते हैं इसका फॉर्मूला देखा था। फॉर्मूला में क्या देखा था, प्रतिशत बराबर होता है भाग बटे कुल गुणा कितना देखा था 100 देखा था, है ना। तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला हमारा यह दिया गया है। तो भाग कितना है 375, भाग मतलब जो भी आपने ऑब्टेन किया है, जो भी आपने प्राप्त किया है, और कुल हमारा कितना है 500 है, तो नीचे हमने 500 लिख दिया, गुणा का यहाँ पे 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब देखो हमारा क्या बच गया 375 बटे 5 बचा है, कैंसिल करने में कैसे हो जाएगा 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, कितना बचा यहाँ पे 2 बचा है, तो 5 पंचे 25, यानी कि 75% उसने कुल अंक अर्जित किए हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे परसेंटेज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अगर आपको फॉर्मूला भी नहीं पता है तो भी आप निकाल सकते हैं।
जितना अंक आपने प्राप्त किया है उसको ऊपर लिख देना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 375 था, डिवाइडेड बाय जितने अंक का आपका पेपर हुआ था उसको यहाँ पर लिख देना, गुणे का आपको 100 कर देना है। क्लियर है? देखो अगला प्रश्न है, फटाफट सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, ठीक है। आप लोग को क्या करना है, इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे, ये दिमाग में रखना है और जितने भी प्रश्न करा रही हूँ सबको वॉच करना है। देखो अगला प्रश्न है, एक वस्तु की कीमत कितनी है? 800 रुपये है। यदि उस वस्तु पर 20% की छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा, आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कीमत कितना दिया है, एमआरपी रेट दिया गया है आपको 800 रुपये, और विक्रय मूल्य का फॉर्मूला हमारा कितना होता है, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है अंकित मूल्य, जिसको एमआरपी रेट बोलते हैं, गुणा 100 माइनस छूट % डिवाइडेड बाई 100 होता है, ठीक है। अंकित मूल्य एमआरपी रेट कितना दिया गया है, 800 रुपये दिया गया है, तो 800 हमने 800 लिख दिया। 100 माइनस छूट % कितना दिया है, 20% दिया है, तो 20 का हमने 20 लिख दिया, डिवाइडेड बाई 100 कर दिया। 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल, पूरा पूरा क्या आ गया, 8 गुना 100 में 20 करेंगे तो कितना आता है, 80 आता है, और 8 गुना 80 कितना होता है, 640 रुपये होता है, यानी कि 640 हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। विक्रय मूल्य निकालने का ये फॉर्मूला होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है एमआरपी रेट इंटू 100 माइनस छूट % डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। देखो अगला प्रश्न आ गया, 10,000 रुपये 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए जमा किया गया, तो ब्याज कितनी होगी आपको निकालना है। तो साधारण ब्याज का हमारा फॉर्मूला कितना होता है, साधारण ब्याज का हमारा फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। P बराबर है यहाँ पे मूलधन, मूलधन कितना दिया गया है, 10,000 रुपये हमको मूलधन दिया गया है, गुणित दर कितना दिया है, दर आपका दिया गया है 8%, तो यहाँ पे 8 लिख दिया हमने। समय कितना दिया है, 3 वर्ष दिया है, डिवाइडेड बाई 100, तो 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल, पूरा पूरा क्या आ गया, 100 गुणित 8 दिया 24, यानी कि 100 माइनस 100 गुणित 24 करेंगे तो कितना आता है, 2400, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। 15,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्ष के लिए जमा किया, तो साधारण ब्याज क्या होगा आपको बताना है। तो फिर से आपको साधारण ब्याज का सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है। P बराबर कितना दिया है, P बराबर है आपका 15,000 गुणित R बराबर कितना दिया है, R बराबर है 10 गुना समय कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है, डिवाइडेड बाई 100 कर देना है। तो 0 से 0 कैंसिल, एक 0 से ये वाला 0 कैंसिल, कितना आ गया, 150 गुणित 10 गुना 2, ठीक है। 15 दूनी कितना होता है, 30 होता है, और 30 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा, 300 आएगा, और 300 गुने 10 करेंगे तो आएगा आपका 3000, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो एक वस्तु उत्पाद की कीमत कितनी दी गई है आपको, एक उत्पाद की कीमत दी गई 1200 रुपये, यदि 25% की बढ़ोतरी की जाए तो नई कीमत क्या होगी आपको बताना है ना। ओरिजिनल कीमत आपका दिया है 1200 रुपये। अब देखो मैं हमेशा आपको 100 का एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। आपके पास मान लो 100 रुपये है, मैंने उसमें आपको 20% की बढ़ोतरी कर दी, तो कितना हो गया आपके पास 120। आपके पास 100% था, मैंने उसमें 20% की बढ़ोतरी की, तो आपके पास टोटल कितना हो गया 120% हो गया ना। वही चीज़ आपको बोला गया है, ऑलरेडी हमारे पास कीमत कितना था 1200 रुपये था, जिसमें हमको 20% बढ़ाना था, यानी कि 1200 गुणा 125 करेंगे डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो आपका बढ़ा हुआ कीमत निकल जाएगा, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल, 12 गुना 125 करेंगे तो कितना आता है, ये आता है आपका 1500 रुपये, ठीक है, कैंसिल हो गया। ये आता है आपका 1500 रुपये, ठीक है। तो 12 गुना 125 आपका 1500 रुपये, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आपको मान लो यहाँ पे बोला जाता है क्वेश्चन में कि उत्पाद की कीमत 1200 रुपये है और 25% की घटाते हैं, ठीक है, 25% की कटौती करते हैं करके, तो क्या कैसे आंसर लेंगे, 1200 गुना 25% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 25% डिवाइडेड बाई 100, है ना। तो 1200 गुना 100 में 25 करेंगे तो कितना आता है 75 आता है, डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 0 0 कैंसिल, और 12 गुना 75 करेंगे तो आपका कटौती कीमत निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको 100 से ही प्लस माइनस करना रहेगा, ठीक है।
देखो एक संख्या का 25% कितना है बोला है, अगला प्रश्न है एक संख्या का 25% आपको 20 है बोला है, तो संख्या कौन सी है आपको निकालना है। तो एक संख्या मतलब कौन सी संख्या, मान लो वहाँ संख्या है x, ठीक है। का मतलब मैंने हमेशा बताया है, का मतलब मैथ्स में होता है गुणा। 25 का हमने यहाँ पे नीचे 25 लिख दिया, परसेंटेज मतलब होता है बटे में 100, तो बटे में 100 का हमने बटे में 100 लिख दिया, बराबर करके दिया गया है आपको 20। बस आपका आंसर आगे समझ लो, 25 से कम 25, 25 चौक 100 और 4 को जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या बन जाएगा, x बराबर हो जाएगा 20 गुणी 4 और 20 चौक 80 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको परसेंटेज वाले अगर वीडियो देखना है तो इस वाले में क्लिक करना, आपको परसेंटेज के सारे प्रश्न बेसिक से लेकर एडवांस तक मिल जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस रखते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना, साथ ही आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए यहाँ पे ज़रूर से कमेंट करना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।